हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम एक टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे। वो टॉपिक क्या है? हाउ डज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वर्क्स इन द राज्यसभा इलेक्शन। तो बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम राज्यसभा इलेक्शंस में आखिरकार काम कैसे करता है। ठीक है, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एफपीटीपी सिस्टम को समझ लिया। ठीक है, हमने ये समझा कि जब भी हमें एमपीज़ या एमएलएज को इलेक्ट करना होता है तो हम एफपीटीपी सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें हमने उसकी बेसिक जानकारी समझी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को हमने अंडरस्टैंड करा। तो उसमें हमने दो प्रकार के सिस्टम को अंडरस्टैंड करा था, वन मेंबर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम एंड मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने इस तरीके से अंडरस्टैंड करा था। अब हम ये समझ रहे हैं कि जो एक पीआर सिस्टम है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, वो भी इंडिया में फॉलो होता है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स पर, केवल कुछ पोजिशंस को इलेक्ट करने में। सो रीड करते हैं, समझ में आ जाएगा। The Constitution prescribes a third and a complex variation of the PR system for the election of President, Vice President and for the elections to the Rajya Sabha and to the विधान परिषद। तो इंडिया में भी PR सिस्टम को यूज़ किया जाता है, लेकिन किस एरियाज़ में और कौन कौन से लोगों को इलेक्ट करने में, तो वो बताया जा रहा है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक थर्ड टाइप ऑफ PR सिस्टम भी दे रहा है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम PR सिस्टम दे रहा है, एंड वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ PR सिस्टम दे रहा है। क्यों थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है? क्योंकि दो प्रकार के वेरिएशन तो हमने समझ ही लिए थे। एक इजराइल का एग्जाम्पल ले लिया था और एक अर्जेंटीना का एग्जाम्पल समझ लिया था। वन कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ लिया था, वन मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये दो टाइप्स के तो ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिए है PR सिस्टम। अब हम लोग थर्ड प्रकार के सिस्टम को समझ रहे हैं, और वो थर्ड प्रकार का सिस्टम इंडिया में फॉलो होता है। जब भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना हो, या राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करना हो, या फिर विधान परिषद के मेंबर्स को इलेक्ट करना होगा, तो हम कौन से मेथड से करेंगे? हम एफपीटीपी के मेथड से नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के मेथड से। ठीक है, तो ये तो होगी कहने की बात। अब करते कैसे हैं, रियलिटी में चीज़ कैसे हो रही है, तो वो हमें लेनी पड़ेगी, एक एग्जाम्पल के जरिए समझना पड़ेगा। तो अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दिया हुआ है आपकी बुक में एक एग्जाम्पल, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज PR वर्क इन द राज्यसभा इलेक्शंस? ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? अ थर्ड वेरिएंट ऑफ द PR, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STV सिस्टम, इज फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन। तो स्पेसिफिकली हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे राज्यसभा का। तो क्या कह रहा है? इसको कहा जा रहा है, ये जो सिस्टम है PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का पूरा नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि वोट क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। अब हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली में कि वोट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है। तो जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है। ये फॉलो किया जा रहा है राज्यसभा इलेक्शन में। सो एवरी स्टेट हैज़ अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट इन राज्यसभा। क्या कह रहा है कि हर स्टेट में क्या हो रहा है? हर स्टेट से कुछ लोग जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो हर स्टेट में क्या होता है? कोटा होता है, एक स्पेसिफिक सीट होती है, हर राज्य को एलोकेटेड करी जाती है कुछ सर्टेन सीट्स, कि यूपी से इतने लोग जाएंगे राज्यसभा में, नॉर्थ ईस्ट से इतने लोग जाएंगे, ठीक है, आसाम से इतने लोग जाएंगे, केरला से इतने लोग जाएंगे। तो हर एक स्टेट की एक सर्टन फिक्स्ड सीट्स होती है कि उस स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे। अब द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो राज्यसभा में जो इलेक्शन हो रहा है ना, जो राज्यसभा में लोग जा रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे हैं उनको। लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि राज्यसभा में कौन जाएगा। लोकसभा में जब होता है, लोकसभा में कैसे होता है? लोकसभा में लोग डिसाइड कर रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ से ये MP बनेगा, तो हमारे यहाँ से कौन MP बनेगा और लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा, लोग डायरेक्टली डिसाइड करते हैं उस चीज़ को। लेकिन राज्यसभा में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर्स हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर हैं, वो उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यूपी से अगर कुछ सर्टन सीट्स है, सपोज 20-25 जितनी भी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, सपोज 20-25 सीट्स है, या इससे तो वैसे ज़्यादा ही होगी, 30-35 सीट्स के आसपास ले लेते हैं। अगर यूपी से 35 लोग अगर राज्यसभा में जाएंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यूपी के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर्स हैं, MLAs जो है, वो उतने ही लोगों को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, और वो डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ठीक है, तो लोग डायरेक्टली डिसाइड नहीं करते हैं, बट रादर जो MLAs होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। The voters are the MLAs in that state. Every voter is required to rank the candidates according to his or her preference. अब देखो यहाँ पर अंतर। हर वोटर, हर MLA को क्या करना होता है कि अपने अपने प्रेफरेंस देने होते हैं।
ठीक है, अपनी अपनी प्रेफरेंस देनी होती है। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, सपोज 5 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इलेक्शन में, डिसाइड करना है जितने भी लोग हैं, जितने भी एमएलएज हैं, उनको डिसाइड करना है कि इन 5 में से वो कितने लोगों को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। सपोज उस राज्य से 2 सीट है, उस राज्य में 2 सीट है, खड़े कितने हैं लोग, 5 खड़े हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितने भी एमएलएज होंगे ना, वो हर एक को प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, प्रेफरेंस का मतलब हो गया जैसे कि यहाँ पर है सपोज ABCDE, ठीक है। तो 5 कैंडिडेट्स हो गए। तो यहाँ पर हर मेंबर क्या करेगा, हर एमएलए क्या करेगा, अगर एक को लगता है कि उसको लगता है, एक इंडिविजुअल को लगता है, एक एमएलए को लग रहा है कि एज वाला ज़्यादा बेटर है, तो वो ए को रैंक देगा 1, फिर सी को 2, ठीक है, 3, 4, 5, इस तरीके से वो रैंकिंग करेगा हर एक की। सिमिलरली दूसरा जो एमएलए है वो भी इस तरीके से अपने बैलेट पेपर में रैंकिंग करेगा। बैलेट पेपर में कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहेंगे, तो वो प्रेफरेंस देगा अपनी कि मेरे लिए नंबर 1 प्रेफरेंस में ये है, मेरी पहली चॉइस ये है, मेरी दूसरी चॉइस ये है, मेरी तीसरी चॉइस ये है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ इस तरीके से कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रेफरेंस। क्या कहा जाता है इस चीज़ को कहा जाता है प्रेफरेंस करना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये तो चीज़ होगी प्रेफरेंस करना। अब और क्या दिया हुआ है, टू बी डिक्लेयर द विनर अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट विच इज़ डिटरमाइंड बाय अ फॉर्मूला। अब अगर किसी को जीतना है तो उसके लिए एक सर्टेन फार्मूला है, एक सर्टेन कोटा ऑफ वोट है, एक सर्टेन कोटा ऑफ वोट है कि कम से कम इतनी वोट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। इतनी वोट अगर आप लोगे तभी जा करके आप जीतोगे। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है ये वाला, टोटल वोट्स पोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लोगों ने वोट करी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, कितने कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाना है उस राज्य से, +1, इसका रेशो लेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे और फिर उसमें जा करके +1 ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आएगा, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ही जा करके चीज़ें क्लियर होगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज एग्जाम्पल क्या है, अगर 4 राज्यसभा मेंबर्स को हमें इलेक्ट करवाना है 200 एमएलएज के द्वारा राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान एक स्टेट है, कितने एमएलए हो गए, 200 एमएलएज हो गए। वहाँ से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, कितना कोटा ऑफ सीट है राज्यसभा के लिए राजस्थान में, 4 लोग जाएंगे। तो कौन डिसाइड करेगा, ये 200 एमएलएज डिसाइड करेंगे कि उनमें से जितने भी लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं उनमें से कौन से 4 लोग वो भेजना चाहते हैं राज्यसभा में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी जीतेगा, अगर हमें विनर कैसे डिसाइड होगा, हमने समझ लिया कि एक सर्टेन फार्मूला है, ये फार्मूला है, तो वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या था, टोटल वोट्स पोल्ड, कितने लोग इलेक्ट करेंगे, कितने लोग वोट करेंगे, कितने मेंबर्स हैं, 200 एमएलएज है तो 200 लोग वोट करेंगे, तो लिख दिया 200 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड 4 +1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 से डिवाइड करेंगे 200 को, कितना हो गया 40, और 40 के साथ में क्या करना है, अब हमें +1 भी करना है। तो 40 + 1 कितना हो गया, 41 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी 4 कैंडिडेट्स राजस्थान से इलेक्ट हो करके कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, तो उनको कम से कम 41 वोट्स लेकर आनी पड़ेगी। कितनी वोट्स लेकर आनी पड़ेगी, 41 वोट लेकर आनी पड़ेगी उनको, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। When the votes are counted, it is done on the basis of first preference vote secured by each candidate of which the candidate has secured the first preference vote. क्या कह रहा है कि जब हम वोट्स को काउंट करेंगे ना, जब हम वोट को काउंट करने लगेंगे, बैलेट पेपर है तो बैलेट पेपर में हर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, हर कैंडिडेट के नाम के साथ में जो भी 200 एमएलएज है तो 200 एमएलएज के पास अपने अपने बैलेट पेपर्स होंगे। तो वो क्या करेगा, जो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस रखेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, जितनी भी प्रेफरेंसेस है उस प्रेफरेंसेस को देगा। इस तरीके से क्या होगा कि जब वोट को काउंट करने की बारी आएगी तो 200 बैलेट पेपर है हमारे पास, कितने बैलेट पेपर है, 200 बैलेट पेपर है, ठीक है। उस 200 बैलेट पेपर में जिस कैंडिडेट की, हर कैंडिडेट की जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है ना, उसको हम काउंट करेंगे सबसे पहले। कौन सी प्रेफरेंस को काउंट करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट करेंगे, ऑफ विच द कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड इफ आफ्टर the counting of all the first preference votes, required number of candidates fail to fulfill the quota, the candidate who secured the lowest votes of the first preference is eliminated and his or her votes are transferred to those who are mentioned as second preference on those ballot papers. समझ में नहीं आया कुछ भी, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो इसको ऐसे समझ लो,
कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर, कितने मेंबर्स हैं, 200 मेंबर है ना। 200 बैलेट पेपर में वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने बैलेट पेपर में 5 कैंडिडेट है, सपोज ABCDE, ठीक है, 5 कैंडिडेट है। तो 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में, हमें चूज़ कितना करना है, 4 चूज़ करना है। कितनी वोट चाहिए होगी हर कैंडिडेट को, जिसको भी जाना है, कम से कम 41 सीटें, 41 वोट चाहिए होगी, सीटें नहीं, 41 वोट उसको गेन करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 200 बैलेट पेपर्स को पहले चेक करेंगे, हर बैलेट पेपर को चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो हर कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिली है, ठीक है। सपोज ए को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिल गई है, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है 45। फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि 45 MLAs ने जब वोट किया तो ए को बोला कि ये हमारी फर्स्ट चॉइस है, इसका मतलब होता है फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर 45 फर्स्ट प्रेफरेंस आ रही है ए के पास, इसका मतलब 45 MLAs ने ये बोला है बैलेट पेपर में ए के नीचे फर्स्ट प्रेफरेंस लिखी है कि हमारी पहली चॉइस ए होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सपोज ए को मिल गया 45, ठीक है, बी को मिली कितनी, बी को मिल गई 40। क्लियर है, बी को कितनी मिली, 40 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी को 40 MLAs ने बी को फर्स्ट वोट करा है कि मेरे लिए पहली चॉइस मेरी बी है, बाद में बाकी सब है, ठीक है। इसी तरीके से सी के पास में भी सपोज 35 है, सी के पास में कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। डी के पास में सपोज 30 हो गया एंड ई के पास में सपोज कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर हो गया, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस निकाली। सारे 200 बैलेट पेपर्स में से हम लोगों ने क्या करा, फर्स्ट प्रेफरेंस केवल काउंट करी। कितनी प्रेफरेंस काउंट करी, फर्स्ट प्रेफरेंस हमने काउंट करी, और फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए होंगे 4 कैंडिडेट्स, ठीक है, और हर कैंडिडेट्स के पास कितना होना चाहिए, कम से कम 41 वोट्स। अब बताओ कि क्या किसी एक कैंडिडेट के पास फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है 41 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। अब बोलोगे कि यस, ए के पास ऑलरेडी फर्स्ट प्रेफरेंस आ चुकी है, 45 है ना, तो 41 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब ए तो जीत गया, ठीक है, ए तो जीत गया, लेकिन हमें तो 3 और चाहिए, 4 भेजने हैं, 3 और चाहिए। बी के पास कितनी है, बी के पास है 40, कितने कम है, कितने कम है जीतने से, 1 कम है, ठीक है। सी के पास 35 है ना, डी के पास 30 और ई के पास 10। अच्छा, यानी कि अब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जीत पा रहा हो, ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो जीत पा रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज़ करेंगे, जिस कैंडिडेट को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिली है, यानी कि जिस कैंडिडेट को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, मतलब 10 मिली है, सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट 10 मिली है, किसको मिली है, ई को मिली है। तो हम क्या करेंगे कि ई के बैलेट पेपर को चेक करेंगे, ई के क्या करेंगे, ई के बैलेट पेपर को हम चेक करेंगे, और ई के बैलेट पेपर में जिसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखा गया है उसकी वोट को हम काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, देख लो, ABCDE, ठीक है। देखो, बहुत सारे बैलेट पेपर है, तो बहुत सारे बैलेट पेपर में क्या हुआ है, ई को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा गया है, ठीक है, ई को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा गया। तो टोटल 10 बैलेट पेपर में ई को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा गया, तभी जा करके ई को कितनी मिली है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, 10 मिली है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्योंकि ई क्या हो गया, ई को तो सबसे कम मिली है, उसकी तो जीतने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, उसकी तो जीतने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ई को जितने भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो वोट मिली है ना, हम उसको कर देंगे कैंसिल, हम उसको कर देंगे एलिमिनेट, कि तुम बाहर हो जाओ क्योंकि तुम्हें सबसे कम फर्स्ट चॉइस पे रखा गया है। क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब ई के बैलेट पेपर्स पे जिस कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा जाएगा, अब हम उसको देखेंगे। सपोज इस तरीके से रखा गया है फर्स्ट वाले वोटर ने, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या करा है, यहाँ पर इसने इस तरीके से रैंक करी है, ठीक है, यहाँ पर भी इसने क्या करा है, यहाँ पर भी इसने करी है रैंक। ओके, चलो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वाले ई वाले को तो हमने कर दिया कैंसिल, लेकिन ई वाले में जिस कैंडिडेट को सेकंड चॉइस पर रखा गया है, मतलब क्या हुआ कि जिसने बोला था कि मेरी चॉइस सबसे पहली चॉइस है ई, अगर ई को चूज़ नहीं किया जाए तो मेरी दूसरी चॉइस क्या होगी, मेरी जो दूसरी चॉइस होगी ना, आप उसको चूज़ कर लेना। तो इन सभी के सभी पेपर्स में दूसरी चॉइस कौन सी है, दूसरी चॉइस बन जाती है बी, दूसरी चॉइस बन जाती है बी, ठीक है, समझ में आ गया, ओके क्लियर हो गया।
तो इसका मतलब क्या है कि हम ई को तो करेंगे कैंसिल, हम कहेंगे कि ई तुम बाहर हो गए, और तुम्हें तुम्हारे बैलेट पेपर में जिसको सेकंड प्रेफरेंस दी गई है ना, हम उसको चूज़ करेंगे अब, और काउंट करेंगे कि कितने लोगों ने उसको सेकंड प्रेफरेंस दिया है। जैसे यहाँ पर कितने लोगों ने दिया है इसको, बी को 3 लोगों ने क्या किया है, 3 लोगों ने दूसरी पोजीशन पर रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग इन 3 वोट्स को इसमें ऐड कर देंगे और इसको टोटल बना देंगे 43। ठीक है, क्या बना देंगे, इसको 43 बना देंगे। हमें चाहिए थे जीतने के लिए 41, और ये क्या करा जाएगा, ये हो चुका है ऑलरेडी 43, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी विनर हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि जो व्यक्ति का जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है, जो बिल्कुल भी रेस से बाहर हो चुका है, हम उसके सेकंड प्रेफरेंस को ऐड कर देंगे। उस जिसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखा गया है ना, उसकी उतनी वोट्स को हम उस व्यक्ति के बैलेट पेपर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर सपोज किसी और कैंडिडेट को, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर सी है। ठीक है, तो सी के पास कितनी है अभी, 35 वोट्स है। कितनी और चाहिए उसको, 6 वोट्स और चाहिए। ठीक है, 6 वोट्स और चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो कैंडिडेट बाहर हो गया है, तो उन बैलेट पेपर में से कितने लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस पर रखा है। तो अगर 6 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस पर सी को रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम वो सारी की सारी वोट सी को ट्रांसफ़र कर देंगे, और सी की भी वोट्स कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई देखो, जो बाहर हो गया हटाओ, उसकी सेकंड प्रेफरेंस को हम उन कैंडिडेट्स में ऐड कर देंगे जो अभी भी रेस में बाकी है, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि कम से कम उनके पास वो मेजॉरिटी ऑफ वोट आ जाए, जिससे वो विनर बन जाए। तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ वोट। क्या होता है ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ वोट। कि ठीक है, जो व्यक्ति हट गया है, हम उसके बैलेट पेपर को चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर वो लोग पहले ई को चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि ई जीते, लेकिन ई नहीं जीत पाया है, तो वो सेकंड प्रेफरेंस किसको दे रहे थे, बी को दे रहे थे। तो इसका मतलब वो चाह रहे थे कि बी जीते, तो हम उतनी सारी वोट्स काउंट करेंगे और बी में ऐड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से हर बैलेट पेपर को काउंट किया जाएगा, और हर बैलेट पेपर की जो सेकंड प्रेफरेंस है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर मानेंगे और उसको ऐड कर देंगे फिर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की लिस्ट में, रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की जो वोट है उसमें ऐड कर देंगे। जैसे सी के पास कमी थी 6 वोट्स की, तो हम सिमिलरली हर बैलेट पेपर को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि अगर सी को सेकंड प्रेफरेंस पर रखा गया है 6 बैलेट पेपर में, तो वो सारी 6 के 6 वोट हम सी में ट्रांसफ़र कर देंगे, सी को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम है, ये ट्रांसफ़र का सिस्टम है, चलता रहेगा, जिसको हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बस इतना जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि चाहे हम प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, या फिर हम राज्यसभा या फिर विधान परिषद की बात करें, विधानसभा की नहीं, इन सभी जगह पर क्या हो रहा है कि जो हमारा पीआर सिस्टम है ना, वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम एमएलएस की बात करते हैं, एमपीज़ की बात करते हैं, तो लोग खुद डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, वहाँ पर होता है एफपीटीपी सिस्टम, और ये होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एमएलएस खुद डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को काउंट किया जाता है कि हर बैलेट पेपर में कौन से व्यक्ति को सबसे पहली चॉइस पर रखा गया है, उसकी चॉइस देखी जाएगी, उतने वोट्स काउंट करे जाएंगे। काउंट करने के बाद अगर वो मेजॉरिटी लेकर आ जाता है, जो हमने फॉर्मूला देखा, अगर उतनी मेजॉरिटी आ जाती है तो बल्ले बल्ले है उसकी, वो जीत जाएगा। लेकिन अगर सपोज नहीं आ पाता है, तो क्या होगा, जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, हम उसके बैलेट पेपर सारे चेक करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम फर्स्ट प्रेफरेंस पर थे, तुम तो हो गए बाहर, तुम्हारे बैलेट पेपर में जो सेकंड प्रेफरेंस पर व्यक्ति रखा गया था, हम उसकी सारी वोट्स देखेंगे, कितने लोगों ने उसको सेकंड प्रेफरेंस पर रखा। सेकंड प्रेफरेंस पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसको जितने भी लोगों ने उसको सेकंड प्रेफरेंस पर रखा है, वो सारी की सारी वोट हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे जिसको सेकंड प्रेफरेंस पर रखा है, ताकि वो व्यक्ति जितनी वोट उसको कम लग रही है, मेजॉरिटी नहीं गेन कर पा रहा है, जितनी वोट उसको कम हो रही है, वो वोट कवर कर ले। और ये प्रोसेस चालू होता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जितने भी कम लोग हैं जिसके पास वोट कम है फर्स्ट प्रेफरेंस, हम उसको बाहर करते जाएंगे, और उनके सेकंड प्रेफरेंस को हम लोग क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के वोट में, ताकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स मिल जाए जो कि विनर हो। राजस्थान में जैसे यहाँ पर 4 थे, तो हमें 4 चूज़ करने होंगे, तो जब तक हम 4 को नहीं जिता देते हैं, तब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, ताकि कम से कम 4 लोग तो जीत जाए।
और ये ट्रांसफ़र ऑफ वोट होता रहेगा। आई होप चीज़ें क्लियर कर दी होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वो हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग समझेंगे इंडिया में FPTP सिस्टम आखिरकार अडॉप्ट क्यों किया गया था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।